सुने आप सभी। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर जनरल पॉइंट हमने देखे थे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ना कैसे है। पूरा तरीका आप लोगों को बताया था कि पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिकोड कर रहे हैं अपने। और स्टार्टिंग जो मैंने आपको ये भी बताया था, याद हो तो आप लोगों को, कि जब तक अपने इसके अंदर जो दो तरह के टिश्यूज आपको दिए हुए हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाले, वहां तक अगर आप पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर का 90% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हम जो वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं को ही आपको रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर हर जगह पे जो यहाँ पे आपको सेल्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो देखने को मिल रही हैं, वहां पे आपको अप्लाई करना है कि कहाँ कौन सा सेल मिल रहा है, किस तरह से वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मिल रहे हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनमें से कौन से ऐसे फ्लोएम के एलिमेंट्स और जाइलम के एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारी कंडीशंस आपको, मतलब ये समझ सकते हो कि एक जनरल बेसिक लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बोलूं कि टिल अगर आप परमानेंट टिश्यू तक जाते हैं, टिल अगर आप परमानेंट टिश्यू तक पढ़ते हैं, तो परमानेंट जो टिश्यू है, कल जो आपको बताया था, टिल अगर आप परमानेंट टिश्यू तक जाते हैं, इस परमानेंट टिश्यू तक जाने पर आप फ्लोएम तक सब कुछ पढ़ लेते हो और इन सभी को एज एन इंग्रेडिएंट की तरह यूज करोगे फॉर द डिफाइनिंग ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। इसके बाद वैसे तो होना चाहिए था कि फ्लावर को भी इन डिटेल बताता है यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनाटॉमी तो इंटरनल फीचर को डिफाइन करते हैं ना, स्टडी ऑफ द इंटरनल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर को ही आप एनाटॉमी बोल रहे हो। अब वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर को आप जब स्टडी कर रहे हो तो होना तो ये चाहिए था कि फ्लावर को भी कट कर करके उसके अंदर पूरा कंप्लीट आपको थैलेमस, एंथर और वो सारी चीजें आपको डिफाइन करता और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता। बट आपकी 12th एनसीईआरटी के अंदर पूरा एक चैप्टर ही है फ्लावर का, पूरा आप उसके अंदर डायसेक्शन तक देख लेते हो, जिसके अंदर अपने पोलन सैक के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम आप वहाँ पढ़ते हो, आप वहाँ डिटेल ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ते हो। दैट्स वाई यहाँ पर वो चीज़ उतना डिटेल मेंशन नहीं है। अगर आप ढंग से सोचें, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर तो रूट स्टेम लीफ तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है, रूट स्टेम लीफ तो बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और जो बेसिस आपको बताए हैं वो रूट स्टेम लीफ के ही बेसिस आपको स्टार्टिंग के अंदर परमानेंट टिश्यू तक बताए हैं। अब देखो टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट हो जाती है। फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पोलन सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियोफाइट, जनरल गैमीटोफाइट का डिटेल अपने पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से एनसीईआरटी ने स्मार्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी तो यहाँ दिया आपको, और जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी एक नेक्स्ट यूनिट अलग से बना दी। वहीं जो आपका मॉर्फोलॉजिकल एक जो इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गन देखने को मिल रहा है, फ्लावर इसका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह कंसीडर होता है, तो वो 12th एनसीईआरटी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दिया है। क्लियर? अब आ जाओ, कल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आपको बताया था कि टिश्यू दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो वो होते हैं जो किस स्टेज के अंदर चले गए हैं, G0 से में, जिसकी हर एक सेल किस में चली गई है, G0। जो सेल डेड हो गई है वो तो कभी डिवाइड नहीं करेगी, बट जो सेल डेड नहीं है वो G0 से वापिस बोलने पर मतलब किसी ना किसी तरीके के इन्फ्लुएंस से जीवन को कंटिन्यू कर सकती है। इसी वजह से एक डिफरेंशिएटिंग सेल वापस से डी डिफरेंशिएशन में जाती है और फिर डी डिफरेंशिएशन के बाद वो री डिफरेंशिएशन में जाती है। ये जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना मानसी, एक वर्ड जो अभी आपने पूछा कि जब हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, एक वर्ड मैंने ये बोला। सेकंड नंबर मैंने क्या बोला, री डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन? सेकंड नंबर मैंने क्या बोला, सेकंड नंबर मैंने क्या बोला, डी डिफरेंशिएशन, और थर्ड मैंने क्या बोला, री डिफरेंशिएशन। और सबसे पहले जो सेल है वो कैसा सेल है, मेरिस्टेमेटिक। आपके सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, उन कहानियों से सॉल्व नहीं होंगे जो अपने पहले मतलब बोल रहे हैं, मतलब समझाने के लिए आपको इन डिटेल लेकर के जाते हैं हर एक चीज को। आपके क्वेश्चन सॉल्व इससे होंगे। भाई एक मेरिस्टेमेटिक सेल है वो जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आता है आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते?
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर जो आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट देखने को मिल रहा है, एपिडर्मिस आपको देखने को मिल रही है या फिर हाइपोडर्मिस देखने को मिल रही है, कोर्टेक्स देखने को मिल रहा है, सभी बताऊंगा अभी, आज वही पढ़ाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन एक्स्ट्रा भले लग जाए इस चैप्टर के अंदर, पर आपका जो पीजीआर वाला का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो सारा इसके अंदर बेसिक्स उसके सारे कवर हो जाएंगे। तो शांति से सीखो, एक एक चीज, एक एक वर्ड समझो आप, क्योंकि रूट, स्टेम, लीफ है ना, बहुत परेशान करता है। देखने में बहुत आसान लगता है कि हाँ ये चीजें याद हो रही हैं, पर एनाटॉमी के अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है घूम जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार टिश्यूज के अंदर जो है चीजें याद नहीं रहती हैं। लॉन्ग लास्टिंग आपको चीजें याद रखनी है तो आप देख लो, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू के अंदर हम गए। अब यहां पे दो वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक वर्ड लिख रहा हूं आइडेंटिटी और एक वर्ड लिख रहा हूं मैं इसकी डिवाइडिंग क्या इसके अंदर आइडेंटिटी है? क्या नहीं है। क्या डिवाइडिंग कैपेसिटी है? यस। जैसे ही आप यहां पे आते हो, क्या इसके अंदर आइडेंटिटी है? क्या आइडेंटिटी है ना, डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर जैसे ही आप यहां से डी डिफरेंशिएशन पे आते हो, डिफरेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल्स हैं, ये क्या आइडेंटिटी इनके पास में होती है? क्या नहीं। क्या डिवाइडिंग कैपेसिटी रीगेन कर लेती हैं? यस, रीगेन कर लेती हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएशन के अंदर जाता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन ये कर लेता है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे भाई ये जो रीडिफरेंशिएशन हुआ है, ये प्रोसेस का नाम है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाया डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो रही है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम में। सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के अंदर। ये लिखा हुआ है, ये प्रोसेसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है, पहली बात। और जो इस प्रोसेस का रिजल्ट है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैसा दिखेगा? कल आपको बताया था ये वाला पॉइंट। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होगा, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आपको ऐसा दिखेगा। इधर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर मैं बोलूं, रूट, स्टेम, लीफ, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पेथ, ये सब आपको देखने को मिलती है। समझ में आई बात? ये क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वहीं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है और आइडेंटिटी नहीं है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि भाई हमें तो ना रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन बताओ, बोलो बेटा। आइडेंटिटी का मतलब आप एपिडर्मिस वर्ड बोल रहे हो। एपिडर्मिस मतलब कुछ ना कुछ फिक्स आपके पास में आइडेंटिटी, आप बोल रहे हो कि ये एपिडर्मिस। आप ये नहीं बोल रहे कि ये सेल अब किसी में कन्वर्ट होगी, फाइनल इसका एपिडर्मिस बन चुका है, अब ये सेल किसी में कन्वर्जन इसका नहीं होगा। अगर दोबारा से कन्वर्जन होता है तो आप फिर कन्वर्जन होगा तो आप पहले एक सेल को किस में लाओगे? डी डिफरेंशिएशन करवाओगे उस सेल का। सेल कंसीडर होगी एज एन सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर फर्दर दोबारा से रीडिफरेंशिएट होकर के कुछ नया टिश्यू बनाएगा। ऐसा रहता है। सुनिए अब आप, है ना बेटा। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स आपको यहां पे सारे लिखने हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के सारे एग्जांपल आपको यहां लिखने हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के सारे एग्जांपल आपको यहां लिखने हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं स्टूडेंट भूलता है। इन पे बेस्ड जब ये सभी क्या लिखी हुई हैं? प्रोसेस। ये भी प्रोसेस है। रीडिफरेंशिएशन के अंदर क्या आइडेंटिटी है? क्या आइडेंटिटी है? क्या यस, आइडेंटिटी है। और डिवाइडिंग कैपेसिटी ये दोबारा से लूज कर चुके हैं। और रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या है? आपसे कोई पूछे एक लैंग्वेज कैसे लिखी हुई आएगी? देखो आप, रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, रिजल्ट ऑफ डी क्या होगा? सॉरी, रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। समझ में आता है? A process by which secondary meristem converts in the secondary permanent tissue is known as a process by which meristematic cells converts in
primary permanent tissue is known as a process by which primary permanent tissue regain their dividing capacity and forms the secondary meristem is known as. समझ में आ रही है कहानियां? ये सारा सब कुछ जो लिखा हुआ है ना सामने, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई है अलग अलग जगह पे, वो एक साथ आप अब एक सेकंड बुक देना बेटा, एक पैराग्राफ में थोड़ा सा रीड कर रहा हूं, 245 है ना, सॉरी मैं एक थोड़ा सा ना एक वर्ड बोल रहा हूँ ना, सुनिए आप, है ना, मैं लाइन जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो ना आप. द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. पहले ये डिफरेंशिएट हो जाएंगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मैच्योर हो गई हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स. आफ्टर दैट दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इन टर्म्स एज डिफरेंशिएशन. क्लियर? During differentiation, cell undergoes a few to major structural changes. कुछ और अच्छे खासे structural changes हो सकते हैं. Few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. Both in their cell walls and protoplasm. Both in their cell wall and protoplasm. You know very well about a cell. You know very well about a plant cell in which primary cell wall is present, but secondary cell wall is absent. Why? Because of these cells are meristematic cell. These cells are meristematic cell, और meristematic cell में only क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती. अब ये सेल फैल भी सकता है, समझ में आई बात? अब प्राइमरी सेल वॉल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस आर प्लेस्ड एट सेंटर. जो वैक्यूल्स होती हैं वो एज कंपेरेटिवली कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और पेरिफेरी पे होती हैं. ठीक है, जैसे ही आप इसको मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, इसने लिखा है ना फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वर्ड लिखा है. उसके बाद क्या लिखा? सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में चेंज. सेल वॉल में क्या चेंज आएगा बेटा? सेल वॉल में क्या चेंज आएगा? सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी. सेकेंडरी सेल वॉल अंदर बनेगी, पता है ना, ये तो यहां सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा. ठीक है. दूसरा, इसके अंदर जो वैक्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं और जो न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस कहां पहुंच जाएगा? किनारे पे. और वैक्यूल कैसे हो जाएंगे? बड़े बड़े वैक्यूल देखने को मिलेंगे. ये ग्रीन से क्लोरोप्लास्ट मत समझ लेना, बड़े बड़े क्या हो जाएंगे? वैक्यूल बन जाएंगे. हाँ बेटा. बोलते जाओ, सुन रहा हूं. यही तो बोला मैंने कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होना, और ये दिख रहा है सेल वॉल, इसमें प्राइमरी है उसमें सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है. यहाँ पे आपको जो वैक्यूल देखने को मिल रहा है वो कैसा है? पेरिफेरी पे है. न्यूक्लियस कैसा है? सेंट्रलाइज आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है. ये तो मैंने छोटा बना दिया, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, अच्छा खासा मिलेगा इसके अंदर, फैला हुआ होगा, न्यूक्लियर मटेरियल अच्छा खासा होगा इसके अंदर. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक सेल से ये किस में कन्वर्ट हो रही है? किस में कन्वर्ट हो रही है? एक तरीके से मैच्योर सेल में. किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? मैच्योर सेल में. ये पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको 15 नंबर चैप्टर में पीजीआर में ये ग्राफ एक बना करके दिया हुआ ना, वो वाला, ये रहा, ये दिया हुआ है. चलो ठीक है, वहां भी नहीं पढ़ा, पर जब फर्स्ट टाइम जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और वहां पे सेल वॉल में जब ये चीज मैं बता रहा था कि आपको पता होगा कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल वाले सेल को हम कैसे पहचानेंगे? जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है उसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं. और सेल के अंदर सेल फैलता है, वो सारी कहानियां, कैसे कैसे सेल वॉल और गार्ड सेल के अंदर मिलने वाले सेल वॉल हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, वो सारी चीजें जब बता रहा था तब बहुत ज्यादा अनकंफर्ट हो रहे थे कि सर ये तो पता नहीं क्या ही है, एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं. देख लो, जब कभी भी आप बोलते हो ना कि एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, अभी वो डिफरेंशिएशन करेगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा. अभी इसने ये स्ट्रक्चर बना दी, ये स्ट्रक्चर परमानेंट है, ये परमानेंट प्राइमरी टिश्यू का पार्ट है, परमानेंट स्ट्रक्चर है. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा से अगर रीगेन होगी कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी रीगेन होगी, तो इसको अपना सेकेंडरी सेल वॉल खत्म करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा. तो जब हम डिफरेंशिएशन से ये बन गया, वापस से जब आप इसको डी डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो? डी डिफरेंशिएट करते हो,
डी डिफरेंशिएट अगर आप करते हो, डी डिफरेंशिएट अगर आप करते हो तो दोबारा आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? इतना ज्यादा मतलब मेरिस्टेमेटिक वाला पॉइंट तो नहीं मिलेगा, पर आपको समहाउ इसके जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसके जैसी वापस से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है पर आइडेंटिटी नहीं है, आप इसको मेरिस्टेमेटिक सेल ही बोल रहे हो। फिर इसने जब एक बार आइडेंटिटी गेन कर ली तो आप एक मैच्योर सेल, इट बिकम्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, किसी भी सेल का आप नाम लो, एपिडर्मल सेल हो सकता है, कोर्टेक्स हो सकता है, किसी भी सेल का नाम ले सकते हो, जाइलम फ्लोएम, कुछ भी जाइलम फ्लोएम की सेल्स का नाम अगर आप बोल रहे हो इट मींस डिफरेंशिएशन वाला है। फिर उसके बाद जब डी डिफरेंशिएट करते हो तो जिस सेल को आपने डी डिफरेंशिएट किया है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसको आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हो। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन सी सेल्स हो सकती हैं? आप उनका नाम क्या बोलोगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। फिर वापस से ये क्या होगी? रीडिफरेंशिएट। क्या होगी? रीडिफरेंशिएशन इसके अंदर होगा। रीडिफरेंशिएशन के बाद क्या बनाएगा? सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाएगा एक, तो एक क्या बना सकता है? कोर कैम्बियम जो आप यहां पे बोल रहे हो उसके अंदर ये दोनों बनेंगे। फिर आप वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हो, उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। वेस्कुलर आप बोल रहे हो या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो पूरा कंप्लीट रिंग को बनाता है। समझोगे? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक सेल डिफरेंशिएशन, आफ्टर दैट डी डिफरेंशिएशन और उसके बाद में रीडिफरेंशिएशन के अंदर जाता है। दोबारा से बता दिया। अब रीडिफरेंशिएट होगा तो वापस कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, हार्ड वाला। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। एक कान बोर्ड की तरफ होता है, दूसरा कान कहाँ होता है? ये आपको समझ में रखना आना चाहिए। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। चप्पर चप्पर किए जा रहे हैं, खुसफुस जैसे, पता नहीं, ऐसे तो मतलब इधर पढ़ाई की बात क्लास के बाद कर लेना, 2 बजे के बाद। कितना भी मतलब वार्तालाप करना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है मेरे सिवा। बातें ज्यादा करोगे तो रोकूंगा ही। बस सुने, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and the protoplasm. For example, to form a trachea element. एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई अगर मैं मान लो कोई जाइलम की ट्रैकिड्स वाली सेल्स बनानी है मुझे, ट्रैक्री एलिमेंट, द सेल वॉल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल अपना प्रोटोप्लाज्म पूरा ही लूज कर देती है, और कहां पे किसका डिपोजिशन हो जाता है? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, और कैसी हो जाएंगी? डेड। कैसी हो जाएंगी? डेड। और एक बार डेड हो गई तो दोबारा इसके अंदर आपको रीगेन कैपेसिटी गेन देखने को नहीं मिलेगा। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। अरे भाई एक बात बताओ। हाँ, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसके सिक्रीशन सेल के अंदर से होता है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल बनी है उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो प्राइमरी सेल वॉल जैसा नहीं होगा, बट मैचिंग तो होगा। एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा, बट सिमिलर होगा। तो जब डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है और जब सेल भी सेकेंडरी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए सिक्रीशंस रिलीज करता है तो उससे प्राइमरी सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है ना? वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाती है। 2 कंडीशन होती है, एक साइजिजीनस एक लाइजिजीनस वाली कंडीशन होती है।
जिससे सिक्रीशन जो होते हैं सेल वॉल डिसोल्व होते हैं। डिसोल्व का मतलब डिमिनिश वाला एक पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी ने प्राइमरी से सेकेंडरी में बताया हुआ है। मेरिस्मेटिक से डिफरेंशिएटेड सेल और डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड सेल में नहीं बताया हुआ। तो वहां पे आपको जो सेल्स है इनर साइड का सेकेंडरी सेल वॉल है वो डिग्रेड तो होता ही है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा ही मतलब बिल्कुल क्लियर सेकेंडरी सेल वॉल को ही निकालो। जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है ना तो प्राइमरी सेल वॉल के हिस्से को कवर अप कर लेती है। आपको पता होगा डिपोजिशन, मैंने उस समय 2 डायग्राम बनाए थे और यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना करके बनाया था कि एल्गल सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। और वो जो डिपोजिशन होते हैं मतलब सेकेंडरी सेल वॉल वाला मैंने उसके ऊपर कवर कर दिया था, हल्का सा उसको ऊपर लेकर के गया था कि प्राइमरी सेल वॉल को भी ये क्या कर देता है, स्पेस को कम कर देता है उसके, तो वो तो रहता है। सुने अब ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू एनकाउंटर इन अ प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, ये बता दिया डिफरेंशिएशन का। डी डिफरेंशिएशन में आओ। प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स that by now have lost the capacity to divide and that now have lost the capacity to divide। अभी इन्होंने कैपेसिटी, इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या हो चुकी है, लूज, can regain the capacity of division under certain conditions। ठीक है, this phenomena is termed as de-differentiation। अंडर सर्टेन कंडीशन दोबारा से इसने गेन कर ली है डिवाइडिंग कैपेसिटी। अब मैंने तो यहाँ पे ये बता दिया कि सेकेंडरी सेल वॉल पूरा ही चला गया, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, मैरिस्मेटिक जैसा नहीं होगा, ये तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा से मैरिस्मेटिक लगा दिया यहाँ पे। समझ में आती है बात? आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल formation of meristem interfascicular cambium and core cambium are fully differentiated parenchyma cell होती हैं वो। while doing so such meristem tissue are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to form specific function is get redifferentiated। ये आ गया पैरेन्काइमा वाला पॉइंट। फिर उसने बोला कि दोबारा से अपनी कैपेसिटी को लूज कर देंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएटेड सेल। एन एग्जांपल लिस्ट ऑफ सम टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिलिडोन प्लांट, वुडी डाइकोटिलिडोन्स प्लांट, वुडी डाइकोटिलिडोन्स, क्योंकि मोनोकॉट में तो है नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था सेकेंडरी मेरिस्टेम वाला पार्ट सिर्फ डाइकोट के लिए है, उससे पहले सभी के लिए है। Plant that are the product of redifferentiation, how would you describe a tumor? सेल्स का बढ़ना आप कैसे डिफाइन करोगे? डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन होता है वैसे। व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर? ये भी डी डिफरेंशिएशन है। प्लांट टिश्यू कल्चर वाला जो पॉइंट अपने पढ़ते हैं ना, वो भी डी डिफरेंशिएशन है। यहां तक ये पॉइंट आपको तीनों बताए, उसके बाद तो वापस उस पे आ गया अपनी कहानी पे, जो पहले क्या नाम है, प्लांट के अंदर ग्रोथ, डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेंट, लास्ट वाला पैराग्राफ है। आपको समझ में आ रहा है कि हम बिना एनाटॉमी के ये वाले इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड कर नहीं सकते। अब मैं वहां पे उतना डिटेल थोड़ी बताने वाला हूं आपको, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सेम पॉइंट दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा बैठ करके। हाँ बेटा, ये थोड़ी लिखा है, कहां से उठाया है? ओ, अपन वो यूज नहीं करते हैं, इधर यहां से उठा लो सेल। अपने कौन सा यूज करते हैं? अपने ये बोलते हैं कि वायरस फ्री कहां से मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक। वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल भी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो नोट देखने को मिलता है, इसमें कुछ एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, ऐसा नहीं कि मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती हैं, होती हैं। उसके अलावा आपको प्लांट पार्ट देखने को मिल रहा है। अपने बोलते हैं ना एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड क्या मेरिस्टेमेटिक सेल है? क्या मेरिस्टेमेटिक सेल का रिजल्ट है, मतलब पीछे कुछ सेल्स रह जाती हैं अपने, उसको मेरिस्टेमेटिक एक्सिलरी बड बोलते हैं। वो कौन सी सेल्स हैं? उसके अंदर कुछ एक सेल्स जिनमें मेरिस्टेम वाली प्रॉपर्टी होगी, बाकी सभी कैसी हो रही होंगी, मैच्योर हो रही होंगी, वही बताना है अभी। अब समझिए। हाँ बेटा, हाँ लिखा है कैम्बियम भी, सही लिखा है। नहीं पता मुझे ना, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे।
मैंने याद करवा दिया ना। सुनो, हाँ बेटा, हाँ डेड हो जाएगी ना सेल, वो कोई दूसरी सेल जा रही है, जो डेड हो गई है वो नहीं जाती है। जिन सेल्स में लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, लाइक ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कभी भी सेकेंडरी मतलब जो मेरिस्टेम की फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनाएंगी, ऐसा है। क्योंकि जो सेल डेड हो गई वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगी नहीं। अब आ जाओ इधर, बस इधर क्लास। कल हम जो पढ़ रहे थे, कल जब हमने पढ़ा, सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से देखे। इधर देखना, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ ना मैं इसी में ही, कल वाले पॉइंट के अंदर ही एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। भागो, कल वाले पॉइंट में ही एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। ये मैं क्यों उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि जो पॉइंट चल रहे हैं वो उसी के बिहाफ पे आप बात कर रहे हो। इधर देखो, कल ये कुछ ऐसा आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इससे आपने क्या बनाया था? प्राइमरी मेरिस्टेम। इससे आपने क्या बनाया था? ऐसा कुछ था ये। सुनिए क्लास, जो प्रो मेरिस्टेम है, ये प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम में हमने यहाँ पे लिखा था एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड हमने लिखा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड हमने इसके अंदर लिखा था एक लिखा था इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम हमने लिखा था, और एक वर्ड हमने यूज किया था लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम में कौन सा बेटा? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। जो बोल रहा हूं उसको आप ढंग से सुने, शांत रहें बस, अब है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास किसी स्टूडेंट की। सुनिए, एपिकल मेरिस्टेम जो आपको देखने को मिल रहा है, एपिकल मेरिस्टेम, अब मैं इसको, जब मुझे इन सभी से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, कल हमने ये बताया था कि इससे क्या बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और जिस प्रोसेस से बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये बन रहा है ये सारे, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन, विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन। ठीक है, सुनो, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ, जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही हैं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल के अंदर जब इसकी फॉर्मेशन कर रही होंगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रही होंगी, तो उस समय इनके अंदर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बताना है। उसी के बिहाफ पे आपकी एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम का, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम का, डिटेल डायग्राम दिया हुआ है ना, उसको समझो आप। प्रो मेरिस्टेम बिकम्स अ प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्रो मेरिस्टेम के अंदर मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे थे, कल याद है आप लोगों को? एक लिखा था प्रोटोडर्म लिखा था, ठीक है, एक मैंने लिखा था प्रोकैम्बियम लिखा था, याद है कि नहीं? और एक मैंने लिखा था ग्राउंड टिश्यू या फिर ग्राउंड मेरिस्टेम, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। दिस प्रो मेरिस्टेम, सबसे फर्स्ट सेल, आपसे कोई पूछे फर्स्ट सेलुलर मास, जिसको आप क्या बोलते हो? टिश्यू। क्या बोलते हो? टिश्यू। मेरिस्टेम का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का टिश्यू। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल एक सिंगल सेल है, और मेरिस्टेम इसका मीनिंग क्या होता है? टिश्यू। क्या है? टिश्यू। और कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? अब एक सीड है, उस सीड के अंदर जो आप इसमें एम्ब्रियो जब बना रहे थे, ये जो एम्ब्रियो आपने बनाया, उस एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलता है? प्रोमेरिस्टेम। क्या मिलता है? फर्स्ट सेलुलर मास प्रोमेरिस्टेम है। अब इस सेलुलर मास में जब ये ओरिजिन के भी यहाँ पे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिला है। अब प्रो मेरिस्टेम से जब प्राइमरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन और ज्यादा डेवलप होगा, इसमें इलोंगेशन होना स्टार्ट हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती, तो एपिकल, इसी प्राइमरी मेरिस्टेम में इन सेल्स में क्या मिलेगा आपको? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, प्राइमरी लेटरल और इंट्राफेसिकुलर। और ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी कैसे हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल के ग्रुप हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल के क्या है? मेरिस्टेमेटिक बोलना थोड़ा सा अब सही नहीं रहेगा, ये बोलना कि ऐसी सेल्स के ग्रुप है जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी है,
बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका ग्रुप है। क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं ना, अब सुनो, इसमें जो प्रोमेरिस्टेम के अंदर, जैसे मैं भी आपको बता करके कल आपको बताया तो आप सारे इजी रहे, प्रोमेरिस्टेम का पार्ट ही आप इन तीनों को बोल देते हो, पर एक्चुअल में ये पार्ट पता है किसका होता है? क्योंकि जैसे जैसे ये कन्वर्ट हो रहा है ना, वैसे वैसे ये थोड़ी दिख रहे हैं आपको, आपको तो स्ट्रक्चर दिखती है ना, और दीज स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर क्या बताया मैंने? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सेकंड नंबर क्या बताया? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और थर्ड क्या है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों को समझो। पहले मैं आपको एपिकल मेरिस्टेम से जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी बात कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझा रहा हूं। इधर देखो बेटा क्लास, पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं अपने। भाई मेरे पास में ये एक सीड था, इस सीड से रेडिकल जब बनना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको कट कर करके यहाँ पे शो किया है। इधर इस पॉइंट को मैंने कट कर करके यहाँ शो किया। इतना समझ में आ जाएगा आपको? इधर देखो, एक बार समझा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ज़्यादा। इधर देखो, यहाँ पे जो सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये सेल्स किसकी सेल्स है? रूट एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब समझो, जो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, यही समझना है, उसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। 2 मिनट डायग्राम अभी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, यही समझना है जो मैं बता रहा हूँ। समझिए, हमने बोला था हमारे पास में प्रोमेरिस्टेम है। प्रोमेरिस्टेम से हम किस पे गए थे? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये सेल्स अभी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल और इंट्राफेसिकुलर ये सभी आते हैं। इसमें से मैंने एक जो एपिकल है, एपिकल मेरिस्टेम है, उस एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? टिप पे। तो टिप पे ये प्रेजेंट है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने यहाँ पे लिखा। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, इधर नंबर ऑफ थ्योरीज आई थी। हिस्टोजन थ्योरी है, हैबरलैंड थ्योरी है, काउपर कैपे थ्योरी है, इन्वर्टेड टी वाली जो थ्योरी है, काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, जिनकी वजह से आप ये डिफाइन कर सकते हो। इधर ये है, ये इसको आप इधर इसको क्या मान रहे हो? रूट कैप, सॉरी क्या मान रहे हो? रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से सेल्स, एक पेन देना बेटा, यहाँ से सेल्स इधर, ये अब राउंडेड स्ट्रक्चर है, आपको तो ऐसा दिख रहा है, ये जैसा ये बनाया मैंने ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ से सेल्स का मूवमेंट इधर ऊपर की तरफ, सेल्स का मूवमेंट इधर ऊपर की तरफ, सेल्स का मूवमेंट मिड में ऊपर की तरफ, सेल्स का मूवमेंट, क्या आप फ्रंट के अंदर सेल्स आएंगी? यस। क्या बैक में सेल्स जाएंगी? यस। सेल्स का जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस एरो को आप समझ पाओ, समझ पाओ, ये बैक साइड में जा रहा है इसके ना, ये एरो इसके कहां जा रहा है? बैक साइड के अंदर, बैक साइड में। और ये जो आपको एरो देखने को मिलेगा, ये फ्रंट में, मतलब ये फ्रंट में सेल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। इस तरीके से सेल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। एक मूवमेंट आप सेल के अंदर ऐसे बताओगे, एक मूवमेंट आप सेल के अंदर इस तरीके से लेंथ में बताओगे। ये जो सेल्स आपको देखने को मिलती है, इन सेल्स की मूवमेंट की वजह से यहां पर जो सेल्स इससे निकल करके कहां चली गई, बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोडर्म। क्या बना लिया इसने? प्रोटोडर्म। समझ में आया? क्या बनाया इसने? प्रोटोडर्म। जो सेल्स निकल करके यहां से मिड के अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो एक सिलेंडर एक्सिस की फॉर्मेशन कर रही हैं, ये आपका जो फ्यूचर के अंदर क्या बनाएगा? वेस्कुलर बंडल। फ्यूचर में क्या बनाएगा? ये वेस्कुलर बंडल। ये फ्यूचर के अंदर वेस्कुलर बंडल बनाएगा, ठीक है। थर्ड, जो सेल्स यहां से निकल करके इन दोनों के बीच में फिक्स हुई हैं, इन दोनों के बीच के अंदर यहां पे जो सेल्स फिक्स हुई हैं, ये सेल्स फॉर्मेशन करती हैं कोर्टेक्स रीजन की। किसकी फॉर्मेशन करती हैं? कोर्टेक्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये जो सेल्स आपको यहां पे देखने को मिल रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? कोर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं है, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल का ही मूवमेंट है। सेम कहानी शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर देखो, सेम कहानी
इधर ये मैंने रूट के लिए सिर्फ आपको समझाया है बेटा, अभी एक एक पॉइंट अपने लेबलिंग और रिमार्केशन इसका देखेंगे। इधर शूट एपिकल मेरिस्टेम को उठा करके अगर मैं इधर लेकर के आता हूं ना, इधर देखना शूट एपिकल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही स्टार्ट करना होगा। समझ में आई बात? ढंग से देख लो इसको। समझो अब इसको ना, जय जय सुनो ना भाई, ये जो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रही है वैसे यहाँ पे सेल्स मिलेंगी। ये सेल्स शूट का एपिकल है, क्या है? शूट का एपिकल पार्ट है, और शूट एपिकल पार्ट है तो इस यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्मेटिक सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और ये शूट का एपिकल पार्ट इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। क्लियर है क्लास? ठीक है। अब जैसे जैसे ये लेंथ इसकी सेल्स जो है डिवाइड कर रही है तो बैक साइड के अंदर सेल्स रहती जाती हैं और ये लेंथ के अंदर ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, किस रीजन की वजह से होता है? सेल्स जो इससे पीछे की तरफ रह रही है, सेल्स जो इससे पीछे की तरफ रह रही है, जो एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल्स पीछे की तरफ रह रही है वो कहीं ना कहीं ये एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करती है। दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके अलावा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पे देखने को मिल रहा था, जो एपिकल मेरिस्टेम आपको आप जिसको बोल रहे हो, उससे सेल्स थोड़ा सा जिसके पास मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी है और वो सेल्स जो पीछे की तरफ रह जाती है, तो जो मैंने व्हाइटिश बनाया ना, दिख रहा है आपको? व्हाइट कलर से जो बनाया एक यहाँ पे, ये व्हाइटिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है जो अब प्लांट के अंदर जो मैच्योर, आप बोल देते हो ना कि एपिडर्मिस हो गया है, एंडोडर्मिस हो गया है, कोर्टेक्स हो गया है, उनके मतलब यहां अगर मैं इसको कट करूं, इसके बीच बीच में जो सेल्स जिनको आपने नाम दे दिया कि हाँ ये सेल्स एपिडर्मल सेल है या फिर कोर्टेक्स की सेल है, ऐसा अगर अपने नाम दे रहे हैं, उनके बीच बीच में इंटरकैलरी प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर ऑलवेज प्लेस्ड इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। मैच्योर का मतलब जिनके पास आइडेंटिटी है, उनके बीच में है। उसके अलावा मैंने एक रेड वाला बनाया, दिख रहा है आपको? ये रेड जो बनाया है, ये रेड पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, जो किसकी फॉर्मेशन करेगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को बनाएगा। किसको बनाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को बनाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने तीन चीजें यहां पे बोली, तीन चीजें यहां पे लिखी। अब एक पॉइंट अगर आप ढंग से देखें कि अगर दो क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, some cells left behind and forms as work as an auxiliary bud. In future auxiliary bud may form branch, या तो ब्रांच बना सकती है या फिर फ्लावर की फॉर्मेशन कर लेगी, या तो ब्रांच बना देगी, जैसा इसको इन्फ्लुएंस मिलेगा वैसा काम करेगी। ये फ्यूचर में क्या बनाएगी? या तो बनाएंगी ब्रांच या फिर क्या बनाएगी? फ्लावर, या ब्रांच बनाएंगी या फ्लावर बनाएगी। ये एक्सिलरी जो बड होती है ये किससे बनती है? ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। किसका पार्ट है ये? शूट एपिकल मेरिस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक्सिलरी बड
some cells left behind and forms the axillary bud. Axillary bud की formation करती हैं. These cells are the part of apical meristem, और better आप बोलें shoot apical meristem. And further in future ये cells branch की formation भी कर सकती है और flower की formation भी कर सकती हैं. Clear? सेल्स जैसे जैसे इसकी लेंथ इलोंगेट हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, सेल्स विच इज लेफ्ट बिहाइंड एंड वर्क एज एन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सेल्स क्या हैं? वही जो प्राइमरी मेरिस्टेम बना था टिप पे जाने के बाद, उस प्राइमरी मेरिस्टेम से मिड में यहाँ पे जो सेल्स रह गई थी, उनको क्या बोला आपने? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ग्रासेस, बिकॉज ऑफ गाय भैंस बकरी वगैरह जब ग्रासेस को खा जाती हैं तो उनके ऊपर के ये पार्ट क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं. तो उसको दोबारा से ये बोल सकते हो कि ग्रासेस के अंदर रीजनरेशन वर्ड का मतलब वही है कि उन ग्रासेस को वापस से ग्रो करवाना. उस ग्रो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड लास्ट एंड फाइनल लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम किसकी फॉर्मेशन करता है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम. क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम. एक तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा, पहला पॉइंट. दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर देखना, इधर जो लीफ होती है, लीफ के जो किनारे आपको देखने को मिले, लीफ मार्जिन है ना, ये किनारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं. अब यहां से ये जब सेल फैलेगा, ये मतलब लीफ, एक बात बताना, क्या लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती है? नहीं. हमेशा कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी. मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम कभी नहीं बनता. लीफ में हमेशा क्या रहता है? प्राइमरी. अब प्राइमरी में लीफ के एक्सपेंशन, जितनी भी लीफ आपको नेचर में देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उसके अंदर हमेशा क्या रहता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट रहता है. और प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट जो उसको एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ाने में काम में आ रहा है. सारा लेकर के नहीं बैठे, नहीं आएगी नींद. वो हाथ जो है वो बाहर निकालने सामने, ऐसे है ना, मतलब कंबल के अंदर हाथ रख करके बैठे हैं, तो वो नींद ही आएगी. वो तो गिरते गिरते बच गई. और मतलब जस्ट सुने, भगवान ने सोने के लिए रात को 6 घंटे दिए हैं. मैं वही तो बोल रहा हूं, भगवान ने सोने के लिए 6 घंटे दिए हैं, तो सुबह फिर लेट कैसे हो गए? नींद मतलब ऐसे जोर आता है. हाँ भाई, क्या हुआ? आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? अरे कौन सी ठंड है? अरे भाई मतलब इतनी क्या, वो देखो, इसको देख करके ठंड लग रही है आपको? इसका घर पास में? कहाँ पे घर? तो घर देखो पास कहाँ है भाई, दूर है. हाँ ये तो रहा वैशाली. सबसे दूर से कौन आता है? ओ, मैं कहाँ से आते हो भाई? जयपुर रोड में कहाँ से? अच्छा, इधर उससे ये तो कितने, मतलब 70-80 किलोमीटर. पुष्कर बाइक से आता है? पुष्कर से तो कौन सी बड़ी बात है, पर बाइक से आना सही नहीं है यार, बस से आ जाया करो. हाँ तो बस से क्या,
इधर इधर, ओ भाई सुने, लीफ के अंदर लीफ मार्जिन जहां होते हैं ना, लीफ मार्जिन, वहां पर आपको दो तरह के एक तो कोलन कायमा के बारे में भी बताऊंगा ताकि लीफ कटे फटे नहीं किनारों से, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाए और फ्लेक्सिबल रहे वो। प्लस उसके साथ साथ आपको लीफ मार्जिन पे क्या मिलता है, ये जो आपको प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम जो लीफ के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? एक्सपेंशन, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अब एक बार अच्छे से देख लें आप, वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए अभी। इधर ये एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में बताया, प्राइमरी लेटरल और इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम बनती है उसके बारे में बताया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, ये मैंने एक वेस्कुलर बंडल बनाया है। इसके अंदर बाहर की तरफ क्या होता है? बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या होता है? जाइलम, और मिड में क्या होता है? कैम्बियम। तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कुछ नहीं है, यहां पर भी सेल्स हैं, यहां पर भी सेल्स हैं। यहां पे 4 तरह की सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स। यहां पे भी 4 तरीके की सेल है। कौन कौन सी? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहां पे भी 4 तरीके की सेल है। मिड के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये सेल्स फ्यूचर के अंदर इसको बनाएगी, इसको बनाएगी। इसको P1X1 अगर मैं लिख रहा हूं, P1X1 अगर मैं लिख रहा हूं, तो ये यहां पे P2 और क्या बनेगा? X2, X1 अंदर और P1 बाहर। ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के अंदर ये अगर नई सेल्स बनाती हैं तो फ्लोएम और जाइलम को बनाती है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। भाई सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? कि सेल का बनना। ये पूरी वर्किंग चल कहां रही है, इसको अपने को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इसको अपने को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखिए अब आप आधे से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिमार्क करवा रहा हूं, फिर उसके बाद अपने आगे चलेंगे ना। मुझे पहले आपको स्टेम और रूट के अंदर कौन कौन सी चीज कहां पर है वो बतानी, ताकि हम चीजों को और बेटर समझ पाए। ठीक, आ जाइए अब इधर देखिए। ये एक सीड बनाया है, जिसके अंदर सीड के अंदर ये मैंने एक लेवल डिसाइड किया, जिसमें ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट और ये भी कौन सा है? प्रोक्सिमल पार्ट। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये क्या पार्ट है इसका? डिस्टल पार्ट। कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट। जब ये आप यहां जा रहे हो, ये क्या है इसका? डिस्टल पार्ट। एक क्वेश्चन आया था, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एन एंथर मतलब फिलामेंट किससे अटैच्ड होता है? याद है? थैलेमस। एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोक्सिमल पार्ट जहां से ओरिजिन हो रहा है वो क्या है इसका? प्रोक्सिमल पार्ट। आपको सर ये प्रोक्सिमल डिस्टल हमें इसमें भी पढ़ना है क्या? यस। चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रीजंस ऑफ रूट के अंदर दिया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल साइड में प्रेजेंट होता है इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन के प्रोक्सिमल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है मैच्योरेशन जोन। ये लैंग्वेज यूज की हुई है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। 63 64 नंबर पेज होगा। 64 63 64 67 है, ठीक है। 67 नंबर पेज आप जाकर के देखो, उसके अंदर बना हुआ है। वहां पे आपको 3rd 4 नंबर लाइन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इलोंगेशन जोन मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल पार्ट में, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर आप लैंग्वेज देखोगे ना तो वो लैंग्वेज प्रोक्सिमल डिस्टल आपको समझना है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन स्टेज के अंदर, हाँ यस बिल्कुल सही है। नहीं, मैं वो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन सेंटर की बात कर रही हैं। क्वेश्चन सेंटर, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटर बोला जाता है। वहाँ पे वो सेल्स रहती हैं जिनको क्वेश्चन सेल बोलते हैं, जो G0 स्टेज के अंदर जाकर के बैठी हुई हैं। वही आप बोल रहे हैं ना। जब मान लो ये इसका एपेक्स टेंडर जब नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, टूट फूट जाए तो उसको रिपेयर करने के काम आती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। क्वेश्चन सेंटर आपको नहीं पढ़ना है, बताऊंगा सब कुछ। क्वेश्चन सेंटर आपको नहीं पढ़ना है। आज तक नीट हिस्ट्री में 15-16 सालों में ना आपके सिलेबस में बता दिया जाता है क्वेश्चन सेंटर। ऐसे तो बहुत कुछ है, मैंने थ्योरीज नहीं बताई हैं आपको। हिस्टोजन थ्योरी, हैबरलैंड थ्योरी, कापर कैपे थ्योरी वो नहीं बताई हैं, जिसकी वजह से सेल्स का मूवमेंट होता है ना, वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको अगर मतलब वैसे जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन सेंटर क्या होता है। इधर क्लास, इधर अब सेल्स, यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स जो एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, सॉरी रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, नीचे की तरफ जो सेल्स रहेंगी
नीचे की तरफ जो सेल्स, इससे एक सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ जो सेल्स रहती हैं वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, रूट कैप की फॉर्मेशन करती हैं। एज कंपेरेटिवली इन सेल्स की बात करें तो इन सेल्स को एक कवरिंग मिल जाती है रूट कैप की वजह से, ताकि ये मिट्टी के अंदर जब अंदर की तरफ धंस रही हैं, भाई प्रेशर कहाँ से आता है, पीछे की तरफ से, यहाँ पे सेल ग्रोथ कर रही है तो तब ये आगे की तरफ ग्रो कर जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है। समझ में आई बात? अब है क्या, इनमें से कुछ सेल जो बीच में सिलेंडर एक्सिस बनाती है, फ्यूचर के अंदर इसके चारों तरफ की कैम्बियम क्या होगी, प्रोकैम्बियम, और ये किसको बनाएंगी, वेस्कुलर टिश्यू को बनाएंगी। यहाँ की कुछ सेल्स जो किनारों पे जा रही है, दिख रहा है ये मैंने किनारे पे कह रहा हूँ, किनारों पे जा रही है, किसको बना रही है, प्रोटोडर्म, जो फ्यूचर के अंदर क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी इस प्लांट की। और जो सेल्स इन दोनों के बीच के अंदर भरी हुई है वो ग्राउंड मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट करती है, ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है, भरण उत्तक। ग्राउंड का मतलब, ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है भरण उत्तक, मतलब कोई भी चीज कहीं फिल करनी है तो पैरेन्काइमा को लाओ और फिल कर दो, कहीं पर भी खाली स्पेस मिल रहा है वहां पे पैरेन्काइमेटा सेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये ग्राउंड टिश्यू जो फ्यूचर के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्यों बोलेंगे, नंबर ऑफ कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस इसी का ही बना हुआ मिलेगा। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो सब इसी की होती हैं। अब आ जाओ, एपिडर्मिस बनाने वाला अलग है, उसके बीच में जो स्पेसिंग भरने वाला अलग टिश्यू है, और वेस्कुलरिटी के लिए जाइलम एंड फ्लोएम जो बनाएगा वो अलग आपको देखने को मिल रहा है। ये तीनों ही कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स आपको देखने को मिलती हैं वहां से, प्राइमरी मेरिस्टेम से एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है, एपिकल मेरिस्टेम, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स मूव कर करके बैक साइड के अंदर ये सभी को ओरिजिनेट कर रही है, मतलब सभी को बना रही है। कुछ समझ में आया? और इसका ये लेबलिंग ध्यान रखना, प्रोटोडर्म एनसीईआरटी में मेंशन है, सिलेंड्रिकल सेंट्रल सिलेंड्रिकल एक्सिस एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रो मेरिस्टेम बिकम्स अ प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम का एक पार्ट एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम सब है, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, शूट एपिकल, रूट एपिकल प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्लियर? अब आ जाओ, इसके बाद सेकंड जो मैंने आपको बताया, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये आपको शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और इसके चारों तरफ दिख रही है आपको, दो मैंने यहाँ पे बनाए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिलरी बड। कुछ ये जैसे जैसे ऊपर ग्रोथ करेगा ये सेल्स पीछे रह जाएंगी, व्हाइटिश दिखाई हुई यहाँ पे, दिख रही है आपको, ये भी क्या है, एक्सिलरी बड। ये जब ऊपर ग्रो करेगा तो ये पीछे की तरफ रह जाएंगी, और लीफ प्राइमोडिया से क्या बन जाएंगे, लीफ। क्या बन जाएंगे, लीफ। तो ये एक्सिलरी बड, ये भी एक्सिलरी बड ही है, और ये बनी कैसे, प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ और द लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया की एक्सिल में मिलेगी या फिर लीफ की एक्सिल में मिलेगी। क्लियर? क्लियर है? तभी बोलते हैं इनका ओरिजिन कहां से होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है, इंटरकैलरी से नहीं है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर जाना। और ये फ्यूचर में क्या बनाएंगी, ये फ्यूचर के अंदर ब्रांच और फ्लावर बना सकती है, ये बताया आपको। इधर आ जाओ, ये बीच में व्हाइटिश दिख रहा है, व्हाइटिश, ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट और मैच्योर टिश्यू। ग्रेजिंग एनिमल जब ग्रासेस को खा जाते हैं तो उसके रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। प्लस रेडिश जो बनाया वो किसको बनाया, प्राइमरी लेटर मेरिस्टेम, जो फ्यूचर के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना करके प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को बनाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कट सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, और वही इसका अपर साइड के अंदर पार्ट कट कर करके एक आपको यहां रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब आ जाओ कुछ एक शक्लें जो मुझे देखने को मिल रही हैं, जिनको ये जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बीच बीच में ना, एपिडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इनसे थोड़ा हैबिचुअल नहीं है, इजी नहीं है इन वर्ड से आप लोग, है ना, उनको थोड़ा सा मतलब सही, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप देखें। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, इधर ये जानते हो आप अच्छे से, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, सेंट्रलाइज है, वैक्यूल छोटी है, कैसी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टर्स, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सेलुलोजिक होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन अच्छे खासे मिलेंगे दूसरी सेल से। आपको सर ये सारे कैरेक्टर हमें याद करने का, यस, चैप्टर नंबर 15 241 नंबर पेज, नीचे से 5 लाइन जो लिखी है वो यही लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओल्ड एनसीईआरटी, पेज नंबर 241 पे नीचे से 5 लाइंस जो लिखी हैं वो यही लिखी हुई है मेरिस्टेमेटिक सेल की। 241 पे, जहां पे मैंने कल मेजरेबल वाले पॉइंट करवाए थे ना अंडरलाइन, उससे ही नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे लास्ट के अंदर मेजरेबल वाले पॉइंट से उसी के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि
थिन सेलुलोजिक लिखा हुआ है कुछ, और प्लाज्मोडेसिमेटल कनेक्शन इसमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। इसी के नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसके नेक्स्ट पेज पे ना ऐसा लिखा हुआ है, देखना बेटा क्लास, यहां पे ये सेल्स कैसी हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद थोड़ा सा एरो लगा करके बीच में स्पेस बना दिया, होता नहीं है, मैंने इन सेल्स को कैसा कर दिया, इलोंगेट। कैसा कर दिया, इलोंगेट। अब ये सेल इलोंगेट हो सकती हैं क्या, फैल सकती हैं क्या, क्यों फैल सकती हैं, प्राइमरी सेल वॉल ही है अभी, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। और फैल क्यों रही है, ड्यू टू द वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूल कैसी हो रही है, बढ़ रही हैं, वैक्यूल क्या हो रही हैं, तो इनका एक्सपेंशन हो रहा है। और सेल किस में जा रही है, यहां से मेरिस्टेमेटिक सेल किस में जा रही है, इलोंगेशन सेल, इलोंगेटेड सेल में जा रही है। अभी इनमें सेकेंडरी सेल वॉल बनी नहीं है, बनना स्टार्ट हो गई है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल इनमें बनना स्टार्ट हो गई है। अब फ्यूचर के अंदर जब इनमें सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा, तो दीज सेल्स बिकम्स अ मैच्योर सेल। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। मैच्योरेशन जोन, इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन। व्हेन वैक्यूलाइजेशन इज कंप्लीटेड, और cells lose their dividing capacity as well as work as an mature differentiated cell, तो उस जोन को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन जोन, और सेल्स क्या होती हैं, मैच्योरेशन सेल। ये 3 पॉइंट यहां पे आपको क्लियर कट लाइन वाइज लिख करके देखने को मिलेंगे। ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई, मेरिस्टेमेटिक सेल का मैच्योर होना। यही पॉइंट आपको रिपीट किए हुए हैं उस चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी वाले में, और पढ़ा क्या रहा हूं मैं। तो अब भाई आप बायो अलग थोड़ी है, बायो आप ये सोच लो, मैं अगर उनको एनालाइज नहीं करवाऊं तो ये वर्ड्स आपको क्लियर ही नहीं होंगे। कुछ समझ में आ रहा है, तो ये पॉइंट। अब आ जाओ, इस सेल से जब हम डेंस प्रोटोप्लाज्म में लार्ज न्यूक्लियस लिखा हुआ है, थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोजिक होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और बहुत अच्छे खासे प्लाज्मोडेसिमेटल कनेक्शन होते हैं। यहां से इधर जब ये इधर स्टार्ट करूं, यहां से जब ये पैरेन्काइमा सेल कहलाएगी, मेरिस्टेमेटिक सेल, जब आप इसको पैरेन्काइमा सेल बोलोगे, तो आप ये सोचो इन सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ अब सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। होगा कि नहीं होगा भाई, मुझे एक आइडेंटिटी जब आप दोगे तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा। ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है ग्रुप के अंदर है, आइसोडायमेट्रिक, कल आपको बताया था, डिफरेंट शेप की हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, क्लोजली पैक्ड हो सकती है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अ लिटिल बिट हो सकते हैं। काम किस किस में आती है, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। जब इनका आपने काम डिसाइड कर दिया, व्हेन अ सेल हैव फंक्शन, तो डेफिनेटली उस सेल के पास आइडेंटिटी होगी। इसका फंक्शन बता सकते हो आप, एक सेल का फंक्शन आप बता रहे हो, इट मींस डेफिनेटली उस सेल के पास में क्या है, आइडेंटिटी है, और उसके उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। सेल प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल अपने चारों तरफ एक सेल वॉल और बना चुका है, अब ये फैल नहीं सकता है ज्यादा, ये मैच्योर हो चुका है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पे। अब आ जाओ, जो स्टूडेंट्स मतलब थोड़ा सा इस चीजों के हैबिचुअल नहीं है मतलब जिन्होंने 11th के अंदर वो चीज उतनी ज्यादा मतलब ढंग से घोटी नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइडिंग सेल साइकिल कंटिन्यू रहता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉल वैक्यूल होती है, पेरिफेरी पे होती है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लार्ज डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, प्राइमरी थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है? ये बिल्कुल ही क्लियर है। पहले वाला या बाद वाला? गुड, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। यहाँ पे ओरिजिन सेम रहेगा बट फंक्शन जो होंगे क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे। फंक्शन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल, और फंक्शन भी हर एक सेल का इंडिविजुअल क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के 4, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। तीनों कैसे हैं, डेड। ये कैसा है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। 3 कैसे हैं और एक कैसा है। अब इसमें सीव सेल और एल्बुमिनस सेल लिखा हुआ है, ये जिम्नोस्पर्म में वर्ड यूज करते हैं। किसमें वर्ड यूज करते हैं? जब मैंने बोला सीव सेल इट मींस, जब मैंने बोला सीव ट्यूब एलिमेंट इट मींस, जब मैंने बोला एल्बुमिनस सेल, जब मैंने बोला सीव सेल या सॉरी कंपेनियन सेल। क्लियर? अब इससे ऊपर जो ये प्राइमरी सेकेंडरी लिखा हुआ है,
इसकी कहानी आपको बताएंगे अभी, क्योंकि वो अपने अभी उतना डिटेल हम गए नहीं है ना, उसकी कहानी बताएंगे आपको। ये समझ में आया? अब आ जाओ जो स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज को लेकर के अनकंफर्ट से हैं, देखो भाई आपको सर ये मतलब हमें रटना है क्या? रटना वटना कुछ नहीं है। डोगेश भाई चुप हो जाओ। थम जा रहे। समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इधर बेटा मैं डाइकोट के अकॉर्डिंग ही पहले आपको बता देता हूँ, या फिर डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों को कंपेयर करें, दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में और बेटर आएगा। इधर देखो, इधर रफली बनाए हैं ऐसे ही, ठीक है। कौन सा ट्री है बेटा ये, समझ रहे हो ना? अब ये एक रफ लीफ बनाई है मैंने, बस सिर्फ आपको ये डिफाइन करना था बेटा, ये डिफाइन करना था, समझिए, ये डिफाइन करना था कि इस लीफ का जो लीफ बेस है वो लीफ बेस फैल करके मेन स्टेम पे चद्दरनुमा फैल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट आप देखना, वीट जो होता है ना, वीट का प्लांट होता है, उसका जो लीफ होता है ना वो मेन प्लांट पे चद्दरनुमा फैला होगा। शुगर किन, गन्ना तो सभी ने देखा होगा, उसके अंदर आप देखना कई बार नोड होती है ना, उस नोड पे हल्का सा कचरा सा होता है, आपने उसको हटाते हैं, वो क्या होता है? लीफ बेस होता है। वो क्या होता है? सूख जाता है ना लीफ बेस, थोड़ा सा आपने लीफ को हटा देते हैं, थोड़ा सा रह जाता है, रेमिनेंट पार्ट उसके रह जाते हैं। तो वो क्या है? वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोकोट प्लांट का। ये तो रफली मैंने आपको रिप्रेजेंट मतलब समझाने के वैसे बता दिए। अब समझो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो ना, देखो आप, और सेम कहानी यहाँ पे ये डाइकोट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं ना बेटा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को लेबलिंग नहीं पता है, मैं कोई डाइकोट मोनोकोट रूट नहीं करवा रहा हूं आपको, सिर्फ लेबलिंग बताने के हिसाब से बता रहा हूं ये आपको। अभी डाइकोट मोनोकोट रूट बहुत कुछ बाकी है उसमें, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं इसको कट करता हूं, कट करने के बाद यहां जो ये रिंग मुझे देखने को मिल रहा है, इस रिंग को अगर मैं एनालाइज करूं, इसको रिंग को अगर मैं एनालाइज करूं, इधर देखो, ये जो रिंग मैंने यहां बनाया, इस रिंग को अगर मैं एनालाइज करूं, इस रिंग को एनालाइज किया तो पूरा कंप्लीट ये आपको क्या देखने को मिला? सबसे बाहर जो होगा वो क्या होगा? एपिडर्मिस। क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। ये आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। क्लियर? सेकंड नंबर, इसकी बिल्कुल मिड के अंदर आपको, मिड के अंदर एक रिंग और देखने को मिलेगा, एक रिंग और देखने को मिल रहा है मिड के अंदर, ठीक, समझो।
रफली बता रहा हूं, ये जो रिंग है ये क्या है, एंडोडर्मिस। ये क्या है, एंडोडर्मिस। अब आपको कोई सर ऐसा कुछ होता है क्या, यस प्रेजेंट होते हैं जो आपको एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे काफी सारी सेल्स थी। कौन सी सेल्स है बेटा, ये बता सकते हो? ये कैसी, पैरेनकाइमा सेल। पैरेनकाइमा सेल्स बिकम्स इलोंगेटेड एंड इनके बीच में स्पेस नहीं है, एक तरीके से प्रोटेक्शन वाली बाउंड्री बना रही है। दिख रहा है आपको, कैसी बना रही है, प्रोटेक्शन वाली एक बाउंड्री बना रही है। तो पैरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं ये इलोंगेटेड हो सकती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकता। इन्होंने क्या बना दिया, एपिडर्मिस। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स इधर, पैरेनकाइमेटस सेल्स कैसी हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती हैं और इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी। इनके बीच के अंदर स्पेसिंग आपको नहीं देखने को मिल रही। दिख रहा है आपको, इनके बीच के अंदर आपको स्पेसिंग देखने को नहीं मिल रही। इनको क्या बोला, एंडोडर्मिस। क्या बोल दिया मैंने, है तो पैरेनकाइमा ही। और बीच में जो स्पेसिफिक आपको यहाँ पे स्पेसिंग देखने को जिस स्पेस के अंदर आपको मैंने ये सेल्स बना करके बताई हैं, दिख रहा है आपको, ये जो सेल्स मैंने यहाँ बनाई हैं, इन सेल्स को, ये जो सेल्स मैंने यहाँ पे बीच में बनाई हैं, ये भी सेल्स कौन सी हैं, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब नॉर्मल एक सेल जिसके पास में स्टोरेज की कैपेसिटी है, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं ये सेल्स, मतलब यहाँ वाली नहीं कर सकती, मतलब पैरेनकाइमा सेल की बात कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले सकती है और सिक्रेशन में पार्ट ले सकती है। तो आप ये देखिए मिड के अंदर जो आपको यहाँ पे लेबलिंग बता रहा हूँ मैं, बाहर क्या है, एपिडर्मिस, उसी के अंदर आपको जो रीजन जो जहाँ पे टिश्यू भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। और उसके इनर साइड के अंदर एक लेयर और, उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको एक सेलुलर लेयर और देखने को मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के अंदर होता है, मोनोकोट में तो होता ही नहीं है। मोनोकोट के अंदर होता नहीं। ये जो मैंने एक और बनाया इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? तो आप मुझे अब पहले जितनी लेबलिंग मैंने अभी बताई है पहले वो बताओ। एक डाइकोट स्टेम है, क्या है, डाइकोट स्टेम। डाइकोट मतलब ऐसा प्लांट, डाइकोटिलिडोन वाला, कुछ कैरेक्टर्स बताए थे मैंने, टेट्रामीरस, पेंटामीरस। डाइकोट प्लांट के अंदर जब मैं स्टेम को कट करता हूं तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, यहां तक क्लियर है बेटा आप सभी को? फोर्थ नंबर पे क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। सबसे मिड के अंदर, सबसे मिड में क्या मिलेगा, पित्त। सबसे मिड में क्या मिलेगा, सेलुलर मास है। और मैंने आपको बताया था कि जहां कुछ नहीं दिखे वहां पे अपने को क्या करना है, भरना है। और भरोगे तो कौन सी सेल आएगी, पैरेनकाइमेटस सेल। मिड के अंदर यहां पे आपको ये देखने को मिला, इसको आप क्या बोल रहे हो, पित्त। क्या बोल रहे हो, पित्त। इसको आपने बोला पित्त। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। फिर अपनों ने बात की थी, आप लोगों को याद हो, मैंने वेस्कुलर बंडल बनाए थे। क्या बनाए थे, वेस्कुलर बंडल बनाए थे। और वेस्कुलर बंडल इधर देखना, इधर एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, ये एंडोडर्मिस के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं। वेस्कुलर बंडल मतलब इधर देखना, क्लास, क्लास, गूंगे बन के बैठे रहो, बोलो मत भाई। ये चप्पड़ चप्पड़ जो चल रही ना घुसपुस, बंद कर दो। बहुत कुछ है, कंजक्टिव टिश्यू भी है, नहीं बताया अभी। मैं क्या बोल रहा हूं, शांति से बैठो, समझो पहले चीजें। इधर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं अपने क्लास, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो रिंग आपको देखने मिला क्या हुआ, कुछ मतलब कंफ्यूजन है क्या लक्षिता एंड शिवांगी? हाँ, मोनोकोट में नहीं होती ना। हाँ, एक बात बताओ मुझे, मोनोकोट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं बोलोगे, हाइपोडर्मिस तो होती है, कोलन काइमेटस नहीं होती। यहाँ पे हाइपोडर्मिस तो होगी ना। मैंने क्या बोला, हाइपोडर्मिस मोनोकोट में नहीं होती। मोनोकोट में हाइपोडर्मिस तो होगी, वहां पे स्क्लेरन काइमेटस होगी। कल ही तो बताया ये आप लोगों को। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस टोटली एब्सेंट है, पहला पॉइंट।
रूट के अंदर टोटली एब्सेंट है, और ओल्डर जो स्टेम है जो वुडी हो चुके हैं उनके अंदर, सॉरी, कोलन काइमा रूट्स के अंदर टोटली एब्सेंट है। ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हाइपोडर्मिस अलग टर्म है, हाइपोडर्मिस आपको मोनोकोट में भी मिलेगा और डाइकोट में मिलेगा, सब में मिलेगा ये, ठीक है। हाइपोडर्मिस किस सेल का बना हुआ है, किस सेल का बना हुआ है? डाइकोट में कोलन काइमा और मोनोकोट में स्क्लेरन काइमा। बिकॉज ऑफ इन मोनोकोट्स कोलन काइमा जैसा कुछ होता नहीं है, पहली बात, इन मोनोकोट्स कोलन काइमा जैसा कुछ होता नहीं है। और डाइकोट के अंदर भी, डाइकोट के अंदर रूट में आपको नहीं मिलेगा और लीफ में आपको कोलन काइमा मार्जिन, लीफ मार्जिन पे देखने को मिलता है, वो भी स्टार्टिंग के अंदर। मैंने ऐसा बोला क्या हाइपोडर्मिस नहीं होती है? हाँ, तो फिर ये पहले देख लो जो बाद में बताता आप लोगों को। इधर क्लास याद भाई, एट द एंड याद होनी चाहिए चीजें। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपके पैरेन्काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा आते हैं। कोलन काइमा पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को इसी को अभी हाइपोडर्मिस वाला पॉइंट है ना, उसी कोलन काइमा पे बात कर रहा हूँ। लिविंग होता है पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिविंग के साथ में इसके पास में डिपोजिशन होते हैं किनारों पे, इस वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोनोकोट के अंदर टोटली रूट, स्टेम, लीफ कहीं पर भी नहीं होगा। हाइपोडर्मिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कोलन काइमा की, ठीक है। डाइकोट में जहां होगा, डाइकोट में जहां होगा, रूट में तो है ही नहीं। लीफ में कहां प्रेजेंट है? लीफ मार्जिन दिख रहे हैं आपको, ये किनारे पूरे, यहां पे आपको पीटियोल के अंदर लीफ मार्जिन पे देखने को मिलेगा ताकि इसको स्ट्रेंथ मिले, कोलन काइमा, ठीक है। प्लस उसके अलावा स्टेम के अंदर जो यंग स्टेम है उसमें हाइपोडर्मिस में मिलेगा, अभी जो मैंने हाइपोडर्मिस बनाई डाइकोट की, और वुडी के अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर? हाइपोडर्मिस तो दोनों में होती है, हाइपोडर्मिस तो दोनों में होती है। रूट में हाइपोडर्मिस जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। रूट के अंदर एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा आप बोलते हो, वो आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस जैसा कुछ नहीं होता है। इधर अब क्लियर हुआ ये पॉइंट, मतलब क्या था? इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये समझ में आया? अब पता है क्या है, इसमें से जब हमने अभी पढ़ा ना क्लास, जब अभी हमने पढ़ा कि एक प्लांट है, इसके बीच में यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगी आपको, यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगी, जहां पर भी आपको सेल्स भरनी है उनको आप बोल दो पैरेन्काइमा सेल। क्या बोल दो? पैरेन्काइमा। वैसे स्पेसिफिकली अगर आपने देखें तो इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू वर्ड यूज होता है। क्या होता है? पर है पैरेन्काइमा। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? पिथ नाम यूज होता है, पर है क्या? पैरेन्काइमा। समझ में आई बात? है पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमा एक मेरिस्टेमेटिक सेल से बेटर, मतलब आप उसको आइडेंटिटी दे रहे हो, पैरेन्काइमा वर्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स है। अब सुनो, जब हमने बोला ना प्राइमरी मेरिस्टेम, जब हमने बोला ना प्राइमरी मेरिस्टेम, फेस वॉश करके आ जाओ बेटा एक बार। अभी है क्लास, अभी तो है 40-45 मिनट हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको जेल लगती है ना, जेल में 12 घंटे का एक दिन होता है, तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग कितने हुए? पढ़ो। सुनो ओ भाई, पता नहीं मतलब क्या ढंग से टॉपिक चल रहा है, बीच में कुछ नई कहानी। अगर मतलब ऐसा है तो वो चुल्लू पर पानी लेकर के अब नाक नहीं डुबोनी, आंखें डुबो लो ताकि नींद नहीं आए। हाँ शिवांगी, इधर नाक नहीं डुबोनी, मैं उसको बोल रहा हूँ। हाँ बोला था, 95 आए थे ना, याद रहता मुझे सब, चिंता ही मत करो आप। चाहे ब्लड प्रेशर का पता नहीं हो, एओर्टा में कैसा होता है और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है। हाँ, हाइपोडर्मिस यहाँ पे कोलन काइमा से बनती है। मोनोकोट में कोलन काइमा होता ही नहीं है। हाइपोडर्मिस होती है पर किससे बनेगी? स्क्लेरन काइमा से, दूसरे टिश्यू से बनती है, ठीक है। वहां पे हाइपोडर्मिस होती है पर किससे बनेगी? स्क्लेरन काइमा से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर देखो क्लास, बस शांति, बहुत हो गया अब, है ना। अब देखो जो मैंने अभी अपनों ने पढ़ा बेटा, इधर सभी का फोकस इधर होना चाहिए ना। अभी ये जो मैंने डाइकोट प्लांट बनाया है, ये जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और जो इसमें आप फिलिंग करोगे, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, ये सभी किसका रिजल्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम व्हेन फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाता है?
परमानेंट टिश्यू बनाता है, उस परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। समझ में आया? प्राइमरी मेरिस्टेम से आपने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया, उसमें आपको ये सारी, आप बोलोगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल बोलो, क्या? पित्त प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। समझ में आई बात? आप क्या बोलोगे जो इसके अंदर मिलने वाला, यहाँ पे क्या है? फ्लोएम, यहाँ पे क्या है? जाइलम। और इन दोनों के बीच में जो ये पिंक एक बड़ा यहाँ पे बना देता हूं मैं, ओ भाई, एक बड़ा मैंने यहाँ बनाया, बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। इन दोनों के बीच जो कैम्बियम आपने बनाई थी वो क्या थी? इंट्रा फैसिकुलर। अब फैसिकुलर वर्ड, फैसिकल वर्ड किसके लिए यहाँ पे यूज में आता है? बंडल, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर मतलब जो ट्रैकियोफाइट के अंदर टेरिडोफाइट में पहली बार दिखा था आपको। समझ में आई बात? और उसमें जब हम टेरिडो से जिम्नो और एंजियो में हम जाते हैं तो आपने इसके अंदर भी 4 वर्ड बोले थे, इसमें भी 4 वर्ड बोले थे। टेरिडो और जिम्नो में उनमें से कुछ ना कुछ लैक करेगा, और एंजियो के अंदर चारों एलिमेंट इसके होंगे और चारों ही एलिमेंट इसके होंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा? इंटरलेट कर रहा हूं मैं जो चीजें। अब आ जाओ, इन दोनों के बीच में क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो पहले से ही है, जो किसका प्रोडक्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या क्या आता है? एपिकल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैलरी आता है, प्राइमरी लेटरल आता है, इंट्रावेसिकुलर आता है, उन्हीं से ही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। क्लियर है क्लास? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। फॉलोइंग टिश्यूज आर प्लेस्ड इन, और फॉलोइंग टिश्यू है क्या? या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर प्लेस्ड इन प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम। किस में आएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मत बोल देना इसको। समझ में आई बात? क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सभी अपने को लगता है कि इंट्राफेसिकुलर ये किसका, उसका पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। मैं बोल रहा हूं एपिकल मेरिस्टेम इज प्लेस्ड इन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्लेस्ड इन। समझ में आता है ना? अब ये कहानी आपको एटलीस्ट क्लियर होगी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, पित्त, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। हाँ बेटा पृथ्वी, बता रहा हूं। ये रहा बेटा एक डायग्राम, सेम डायग्राम। बाहर क्या है? एपिडर्मिस। बाहर क्या है? एपिडर्मिस। अंदर क्या है? कोर्टेक्स। ये कौन सा रीजन है? कोर्टेक्स। और उसके बाद क्या आ जाएगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इनर साइड के अंदर मैंने यहाँ पे सेलुलर मास बताया। मैं आपको डिटेल वो पेरिसाइकिल और वो नहीं बता रहा हूं अभी। समझ में आई बात? पेरिसाइकिल जो होगा वो पैचेस की फॉर्म में है, या फिर मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में, या फिर सिंगल लेयर की फॉर्म में आपको देखने को मिला। वो सारे पॉइंट पेरिसाइकिल का को बोलते हैं परिरंभ। क्या बोलते हैं? और उससे इनर साइड के अंदर जो स्टील होता है, स्टील के बाहर कैप लगता है जिसको बंडल कैप बोलते हैं। बात करेंगे उसकी एक बार। पहले इधर आ जाओ कि एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल। पृथ्वी जो रेड वाला बनाया है ना, ये पहले से ही प्राइमरी वाले से बनता है। प्राइमरी वाले से बनता है और इसको क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर। जब हम बोलते हैं ना भाई सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इस सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले आपको एक ऐसा रिंग चाहिएगा। अंदर ये रिंग बन रहा है ना, पूरा रिंग जो बन रहा है, इस पूरे कंप्लीट को पता क्या बोलते हैं? इस पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं? पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। In case of dicot stem, vascular cambium may be primary. Vascular cambium is result of primary meristem and secondary meristem. एक combined result है. But in case of monocot, in case of dicot root, अरे secondary meristem यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? In case of dicot root, ये जो रिंग दिख रहा है आपको, ये येलो कलर से जो बनाया है, ये पूरा कैसा है? सेकेंडरी। बाद में ही बनता है। इंटर जैसा कुछ नहीं है। तभी मैंने सेकेंडरी मेरिस्टेम के रिजल्ट में इंटर लिखता, अगर बाद में बनता तो सिर्फ मैंने वहां पे वेस्कुलर कैम्बियम भी लिखा। एग्जांपल में क्या लिखा? वेस्कुलर कैम्बियम। क्यों लिखा? इस रीजन की वजह से लिखा, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन डाइकोट रूट, बट इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम कुछ पार्ट पहले ही बन जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम से। ये तो होना ही चाहिए।
सेकेंडरी ग्रोथ अभी हुई नहीं है। ये जितना भी हिस्सा मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का है। आपको पता होगा जो अभी मैंने बनाया था बेटा, जो अभी अपने बना के आए हैं, ओ भाई डीट, ये रहा जो अभी हमने बनाया मैंने ना, यहाँ पे इधर देखना बेटा, इधर 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 पूरी क्लास ढंग से फोकस कर ले इस पॉइंट पे। यही पॉइंट है जो समझ में नहीं आता है आप लोगों को, कितना भी आप मेहनत कर लो। अभी ये प्लांट जो है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। आप इसको 100 साल जीने को बोलोगे जी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। पर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब और ज़्यादा हार्ड हो, ये इस प्लांट के अंदर वुड और अच्छा खासा आपको देखने को मिले, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी रहे, उसके लिए इस प्लांट को क्या करना होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके जाती है और उसके सर्वाइवल को इंक्रीज करती है। सेकेंडरी ग्रोथ 2 जगह होती है प्लांट के अंदर, 2 जगह आपको सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या फ्लावर के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी? मैंने कल बताया था फ्लावर को आप फेंक करके भाटे की तरह नहीं मार सकते किसी को। आप लीफ को भाटे की तरह मार सकते हो फेंक करके? नहीं। किसी फ्रूट को मार सकते हो? वो हैवी होता है उस वजह से मार सकते हो, वैसे वुड का नहीं होता है वो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ना कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही बनते तो मोनोकोट्स पे तो बेचारे रोते रहते, उन पे तो फ्लावर फ्रूट बनने ही नहीं थे फिर तो। समझ में आई बात? दीज ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ एक प्लांट सफिशिएंट है, सारी स्ट्रक्चर आपको प्राइमरी मेरिस्टेम से बन जाएगी। अब आ जाओ, एक लाइन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, इस हिस्से के अंदर कुछ सेल जो अपने बोलते हैं ना कि सेल डी डिफरेंशिएट हो गया, एक वर्ड यूज किया था, परमानेंट टिश्यू से सेल डी डिफरेंशिएट हुआ तो क्या बनाया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो लाइन मैंने बनाई है ये कोर्टेक्स की सेल अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल बन गई है, जिसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हो। आप क्या बोलते हो? और ये एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच की सेल के अंदर हुआ है अभी। और दूसरा जो चेंजेस आएंगे, दूसरे चेंजेस दिख रहा है आपको, यहां पे कौन सा बन जाएगा, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इंटरफेसिकुलर बना तो एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा, एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा। एंडोडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस के बाहर 2 जगह ऐसी है, एंडोडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस के बाहर 2 जगह ऐसी है जिसमें प्रेजेंट यहां पे पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर के कॉर्क कैम्बियम, इसको क्या बोलते हो, कॉर्क कैम्बियम, दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हो, कॉर्क कैम्बियम, डी डिफरेंशिएट होकर के कॉर्क कैम्बियम बनाएगा और ये डी डिफरेंशिएट होकर के इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा। ठीक है, आप बोलते हो इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, यही तो है। पैरेनकाइमा सेल, यहाँ जो पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट है, यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट भरी हुई हैं जो सेल्स, उन्हीं से बनता है। हाँ, उन्हीं का डी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी पैरेनकाइमा, यहाँ पे भी पैरेनकाइमा, कोर्टेक्स वाली सेल है तो पैरेनकाइमा सेल। ठीक है, अब सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये बन गया ना मेरिस्टेम में, क्या नाम है इसका, परमानेंट टिश्यू नहीं है, मेरिस्टेम के अंदर क्या होती है, बाहर सेल बनाएगा, अंदर की तरफ सेल बनाएगा, बाहर जो बनेगा वो क्या है, कॉर्क, रीडिफरेंशिएट, अंदर जो बनाएगा कोर्टेक्स था, अंदर जो बना सेकेंडरी कोर्टेक्स रीजन में दोबारा कोर्टेक्स और बन रहा है तो अंदर क्या बनेगा, यही बताया था रीडिफरेंशिएशन के रिजल्ट कोर, और यहां जो बना था वो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम था, अब जो बनेगा बाहर क्या बनेगा, P2, अंदर क्या बनेगा, X2, बाहर क्या बनेगा, P2, अंदर क्या बनेगा, मतलब X2 बनेगा इसी जगह पे ही, यहां नहीं बनेगा। वो ये है कि पूरा कंप्लीट जब रिंग नहीं होगा तो आप इसकी कैम्बियल एक्टिविटी देख नहीं पाओगे, मतलब कैम्बियल एक्टिविटी आपको पूरी कंप्लीट रिंग की एक साथ देखने को मिलती है, वरना ये हिस्सा तो फैल जाएगा। यहां जो सेल्स बनेगी वो पैरेनकाइमेटस ही रहने वाली है, कौन सी रहने वाली है, समझ में आई बात। जो अंदर सेल यहां पे मिलेगी वो कौन सी होगी, P2 और X2 और P2 जस्ट कैम्बियम के साथ, इस कैम्बियम को क्या बोलते हैं मिला करके, वेस्कुलर कैम्बियम। रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और कॉर्क कैम्बियम कोर। अब आपको ये नाम याद हुए, कुछ वर्ड याद हुए। अब आपसे कोई पूछे कि मुझे सिर्फ ना ऐसी स्ट्रक्चर बताओ जो प्राइमरी, अब आपको मैं वापस से ये जो उन्होंने चार्ट बनाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसी में ही सब कुछ छुपा है, अगर आप देख लो तो इसी में ही बहुत कुछ चीजें छुपी है। इधर देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम के ये सारे पार्ट मैंने अभी 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किए
किए कि नहीं किए? अब यहां से ये डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। क्या डाइकोट मोनोकोट स्पेसिफिक है क्या कि डाइकोट में बनाएगा मोनोकोट में? नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम तो हर किसी में होगा। जब आप एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हो तो मतलब उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम तो होगा ही होगा। मोनोकोट और डाइकोट वो बात अलग है कि डाइकोट के अंदर एक स्टेप आगे जाते हैं। ये वाली कहानी पूरी कहां मिलती है? मोनोकोट्स के अंदर ये कहानी नहीं है, पहली बात। अब आ जाओ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। मैं वर्ड बोलता जा रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, या फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। अब आप ये बताओ मुझे, सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला एपिडर्मिस, मैंने बोला हाइपोडर्मिस, मैंने बोला कोर्टेक्स, मैंने बोला सेकेंडरी कोर्टेक्स, मैंने बोला सेकेंडरी कोर्टेक्स, समझ में आता है? मैंने बोला जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, मैंने बोला सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, समझ में आता है? सेकेंडरी परमानेंट, मैंने बोला प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, मैंने बोल रहा हूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने बोला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने बोला प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, मैंने बोला सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, मैंने बोला वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि मैं वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहा हूं तो इंटर और इंट्रा दोनों आ गए। आपको कहां जाना पड़ेगा? अगर मैं सिर्फ इंट्रावेसिकुलर बोलता तो आप कहां आते? बट वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहा हूं, इट मींस मैं दोनों की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? अब ये क्लैरिटी आई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है जो सामने लिखा हुआ है। पूरा चैप्टर आपको मैंने यहां पे सेंट्रलाइज कर रहा हूं, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो। चीजें अपने आगे बढ़ रहे हैं बट सेंट्रलाइज आप कहां पे हो रहे हैं? एक चीज पे आप फोकस हो रहे हैं। अब आ जाओ एनसीईआरटी, पहले 2 पेजेस। हाँ, ये सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम ही है जो आपने 2 लाइन बनाई ना यहाँ पे। एक लाइन तो ये वाली, ये सेकेंड लेटरल साइड में बनने वाला, बाद में बनने वाला ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है। लेटरल साइड में बनने वाला ऐसा टिश्यू जो बाद में बनता है, लेटर स्टेज में बनता है। एक तो बना आपका कोर कैम्बियम, एक बना आपका यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बोथ आर सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, बोथ आर सेकेंडरी। जो अपने सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं ना, वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम ही है। उसके अंदर आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। ऐसा है। जब हम बोलते हैं ना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहा हूं, इट मींस मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बोल रहा हूं। और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम के बारे में एनसीईआरटी लिखता नहीं है, एनसीईआरटी लिखता नहीं है। एनसीईआरटी ने तो सीधा ही सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, जो मैं थोड़े दिन पहले याद आई थी और मैंने बोला था कि मैं भूल गया, याद है आप लोगों को? एक लाइन बोल रहा हूं मैं, आप बताना ट्रू है कि फॉल्स है। अमृता बता रही, एक लाइन बोल रहा हूं, बाकी किसी के कंठ के एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने चाहिए, अपने तक ही सीमित रखें। सुने, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है ना। ऑल secondary meristem are lateral meristem but all lateral meristem are not secondary meristem. Lateral meristem but all lateral meristem are not secondary meristem. बताओ, सोच के बताओ, टाइम लो आप आराम से ना, अभी है हमारे पास में 10 मिनट। फॉल्स है। all secondary meristem are lateral meristem but all secondary meristem are lateral meristem but all lateral meristem are not secondary meristem. false या true? ट्रू है भाई। पहले वाली मैंने क्या बोली थी? अब भाई मैंने ऐसा कुछ रटाई तो हुई नहीं है, दोबारा से रिपीट। ये बता, प्रियांशी बता रही है, चलो ना। नहीं, ये यही बताएगी अब ना। सुनो बस। all lateral meristem are secondary meristem but all secondary meristem are not lateral meristem. all lateral meristem are secondary meristem
but all secondary meristem are not lateral meristem. ट्रू या फॉल्स? ये तो क्लियर कट फॉल्स है भाई, ये तो जल्दी से, चलो ठीक है। इधर all secondary meristem are lateral meristem but all lateral meristem are not secondary in nature. Why? Because of intrafascicular cambium. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ढंग से अगर आपने देखो, ये तभी पॉसिबल हो पाता है, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपने चैप्टर को बहुत मतलब डीप तह से ढंग से पढ़ा है। इधर ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल इन नेचर, लेटरल साइड के अंदर बनते हैं रिंग में। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम बट ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आप कोई आपसे कोई पूछे ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, गलत। आपसे कोई पूछे ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम, ट्रू। हाँ हाँ, लेटरल मतलब साइड में ही बन रहे हैं। ग्रोथ भी ये क्या करवाएंगे, विड्थ में ग्रोथ करवाएंगे, लेंथ में ग्रोथ करवाने वाले नहीं है ये। क्योंकि अगर मैं एक स्लाइस यहां से कट कर रहा हूं तो ये अपने लेटरल में, एक स्लाइस ऊपर से कट कर रहा हूं तो वो अपने लेटरल में। अपने को लगता है कि प्लांट लेंथ में बढ़ रहा है, लेंथ में तो किसकी वजह से बढ़ता है, इंटर कैलरी वाले की वजह से बढ़ता है। समझ में आई बात? जो साइड में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से? लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओल्ड है न्यू है? सही बोला था मैंने, वो पानी चुल्लू भर ऐसा कुछ। सुनो, कुछ लाइंस पढ़ रहा हूं ना ऐसे, मतलब मन कर गया थोड़ा बहुत पढ़ने का ना। अरे बस, मैं चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहा हूं ना। इधर मैं जो पढ़ रहा हूं उस पर फोकस रखो, बस आप जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर फोकस रखो और सब कुछ चीजें छोड़ो, सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहा हूं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या पढ़ रहा हूं देखो, इन चैप्टर नंबर 6 लिखा है यहां पे, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं, लिखा है क्या? इन चैप्टर नंबर 6 यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ of the plant, principally contribute to the elongation of the plant along with their axis. You also know that in dicotyledons plant and in gymnosperm the lateral meristems, vascular cambium and cork cambium appear later in life. बाद में बनते हैं, later in life. These are meristems that cause the increase in girth, width में जो बढ़ता है, girth of the organ in which they are active. जहां ये एक्टिव होते हैं वहां ये उसका मतलब बढ़ाएंगे, width को बढ़ाएंगे। This is known as secondary growth of plant. नहीं दिया आपको, नहीं पढ़ना है ना, secondary growth नहीं पढ़ना आप लोगों को। एनसीईआरटी से 2 पेजेस पहले के उड़ा दिए थे। पढ़ने नहीं पढ़ने, आप बोलो पढ़ने नहीं पढ़ने, क्लियरली पढ़ने। समझ में आया आप लोग? बस क्लास में जब एंटर करो तो पहले चेक कर लिया करो वाद्य यंत्र जो आपके पास में है उसका गला घोटा हुआ है नहीं घोटा हुआ। वाद्य यंत्र है, दूरभाष यंत्र, वाद्य यंत्र नहीं दूरभाष यंत्र, सॉरी, अपने वचन वापस लेता हूं। अरे भाई बस शांति। इस पैराग्राफ का ये पॉइंट आपका क्लियर है? इधर से ये पॉइंट जो आपको बताए थे सारे, अभी और बेटर पढ़ेंगे अपने। यहां से 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे रिमार्क करवाए थे, याद है कुछ? याद है कुछ? और अब आप ये सोचो, इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, ये तो कहानी है, ये तो पढ़ा दूंगा आपको, ये दोनों तो काइनेटिक्स पढ़ ही रहे हो, खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है? रेडॉक्स भी खत्म होने वाला है। बढ़िया किया है ना आपने, रेडॉक्स मतलब खत्म। सुनो 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 सुनो, रेडॉक्स कितना नंबर चैप्टर है आपका? मोल, एटमिक, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, गैसेस हट गई, थर्मो, आयनिक इक्विलिब्रियम 7वां है, पहले 8वां था अब 7वां है।
7.8 या 7.9 या 7.10 नंबर क्वेश्चन जाकर के देखना बैक साइड के अंदर, और उसका आंसर चाहिए मुझे। 7.8 है, 6 है, 7, आपको पता चल जाएगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है स्टूडेंट किसकी बात कर रहा हूं? नहीं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे क्वेश्चन है, वहां पे एक CO2 वाला, जाकर के देखना। मैं बायो से बाहर जा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चन पे ना फोटोसिंथेसिस के अंदर कैसे पता चलता है वो कहानियां बताई हुई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही तो है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपने जो पढ़ रहे हैं। तो वहां पे एक एग्जांपल एक बताया हुआ है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो पढ़ना। मैं तो बायो वाली चीज उठा रहा हूं उसमें से बस। इधर ये कुछ समझ में आया? ये कुछ समझ में आया? ठीक है, इसकी हालत थोड़ी सुधार लो। सुनिए ना, हाँ बेटा। लेटरल का मतलब होता है साइड में, लेटरल साइड। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लेटरल साइड ये है, ऐसे ऐसे बढ़ता है ये। हाइट अगर बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। विड्थ में अगर बढ़ोगे तो ये लेटरल साइड के अंदर, ये लेटरल साइड रहती है। अपने बोलते हैं ना, आपको मैंने इधर भाई, आपको मैंने बताया था कि रिप्स जो होती है, रिप्स जब लिफ्ट अप होती है तो हॉरिजॉन्टल और लेटरल एक्सिस के अंदर भी वॉल्यूम चेंज करती है। लेटरल एक्सिस कौन सी है? ये लेटरल एक्सिस है। बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हो, मतलब ऐसे। हाँ इंक्लूड है, हाँ लेटरल में ये भी है और वो भी है, पर ये प्राइमरी लेटरल है और वो सेकेंडरी लेटरल है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखती है। क्लियर? बस ठीक है, फटाफट। अब ये 2 पेजेस मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बिना तो छोड़ूंगा नहीं। अरे दो भाई एनसीईआरटी, मेरे पास भी मत दो एनसीईआरटी। शिवांगी ने तो हाथ रख लिया, नेहा ने भी ऐसे हाथ रख लिया, नहीं दूंगे। ओ मुझे पता है बेटा, ये फटाफट। कोई ना, मेरे पास भी एनसीईआरटी, ऐसा थोड़ी है। घर वालों ने एक एनसीईआरटी तो दिलाई थी आज ही, मतलब 2 एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ। एक 12वीं का बच्चा आया, इसका पेपर जस्ट सब स्टार्ट होने वाला है। सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है 12th की। कब पेपर? जब 1 महीने बाद है। सर आपके पास हो तो ले आना, आपने एक बार बोला था। सुने बस, ये देखो रूट है ना, ये तो शूट नहीं है। चलो छोड़ो। सुनो, इसी से पढ़ा देता हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा ना। नहीं बेटा है इसमें ना, हाँ पता है मुझे। चैप्टर नंबर 684 से स्टार्ट हो रहा है ना। सुनो, सुनिए आप सभी। आपका फोकस जिन स्टूडेंट्स के पास में है ओल्ड एनसीईआरटी, उस पर आप देखें, और आसपास वाले आसपास एनसीईआरटी में देख लें। इनके बिना काम नहीं चल सकता, और ये आपको पढ़ना ही है। दोनों पेजेस न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, पर आप ये देख लो, इनके बिना आप चीज़ें सीख नहीं सकते। और 15 नंबर चैप्टर में दिया भी हुआ है, देखिए आप बस। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism. बड़े बड़े जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बाहर से आप देख करके बता सकते हो। both plants and animals. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. काफ़ी सारी similarities भी मिलेगी और differences भी मिलेंगे। This chapter introduces you to the internal structure and the functional organization of higher plants. Study of the internal structure of a plant is known as anatomy. एंड ग्रीव वगैरह वो साइंटिस्ट वगैरह नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी सारे प्लांट्स। अब एक तो जरूर बताऊंगा, कोलन कायमा की डिस्कवरी पता किसने की थी? श्लाइडन ने। जानते हो? वो जरूर बताऊंगा। उसको जानते हो श्लाइडन को? वही, वो एक बार ही तो पढ़ना है, याद है? श्वान और श्लाइडन 2 बताए थे ना। श्लाइडन ने प्लांट वाले पे वर्क किया था और उसी ने कोलन कायमा की डिस्कवरी की थी, तो वो एक ही याद रखना है,
टिश्यू ऐड कर दिया मैंने, नया साइंटिस्ट नहीं बताऊंगा। सुनो, अब जो काम किया वो तो बता दिया भाई, वो एनसीईआरटी में था तो बता दिया। सुने, this chapter introduce you to the internal structure and the functional organization of the higher plants. Study of the internal structure of the plants is called anatomy. Plants have cells as a basic unit. As a basic unit, cells are organized into tissue, and in turns the tissues are organized into organ. Different organs in the plant shows differences इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। विदिन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स आर सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आते हैं. ये लास्ट लाइन जो है ना, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आते हैं. मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शोज एडेप्टेशन टू द डाइवर्स एनवायरमेंट. अब आप किसी के अंदर रूट ज्यादा फैली हुई, किसी के अंदर शूट डेवलप है, डेजर्ट वगैरह, और इन सभी से चेंजेस मिल जाएंगे. एक पॉइंट बताना चाहूंगा, एक मिनट बेटा इसको पकड़ना. इधर 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 क्लास. यहाँ पे आपको जब इसके आप वेस्कुलर बंडल को देखोगे ना, वेस्कुलर बंडल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, एक जैसे है ना, मतलब ज़्यादा कोई आपको, मतलब साइज जो मिड में रहेगा उनका बड़ा रहेगा, साइडों में कैसे रहेंगे छोटे. फाइबर है ना, फाइबर, एक अकेला वेस्कुलर बंडल फाइबर ये इकट्ठा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. इसको कट करके जब आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा. और सुनो, इसको पकड़ करके अगर मैं चपटा कर दूं, बाकी तो सेलुलर मास ही है. सेलुलर मास के बीच में इक्वल लीफ के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू रहता है ना इसमें, और सभी के अंदर वेन जो आपको वेन जो बीच में देखने को मिल रही है, यहां से फाइबर गए और इसके बीच में जो वेन दिखेगी, सभी की विड्थ कैसी रहेगी, इक्वल, चेंज नहीं आएंगे. इधर जब इसको पकड़ करके जब सेल को भाई पकड़ करके, मतलब ऐसे जाकर के जब लीफ बनाता है, लीफ में चपटा हो जाता है ना ये, तो जब चपटा होता है ना ये, उस समय इसको एक तो एडेप्टेशन कौन से वाले करने हैं, फोटोसिंथेसिस वाले, समझ में आई बात. दूसरा, इसको गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या करवाना है, स्टोमेटा बनवाना है. लंबे टाइम तक सरवाइव करना है तो उसके अंदर चेंजेस डिफरेंट होंगे, और उसके अंदर चेंजेस कैसे आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे. कुछ एक स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इन केस ऑफ मोनोकॉट वेनलेट सभी एक जैसी दिखती हैं, वेनलेट्स एक जैसी दिखती हैं, तो वेस्कुलर बंडल का साइज क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा लीफ के अंदर, सभी लाइन वाइज. समझ में आई बात. यहां पे आपको जो वेस्कुलर बंडल का साइज देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. कैसा होता है, तो जब आप लीफ को साइड से कट करोगे देखोगे ना, तो कि कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा. एनसीईआरटी ने डायग्राम में भी बताया है, लीफ का जो कट लगाया ना उसके अंदर भी, अगर आप वेस्कुलर बंडल छोटे बड़े मिलेंगे. समझ में आई बात. एक ही बताया वहां, तो एक ही दिखाया होगा, और उस दूसरे वाले में एक सिंगल बीच में आपको दिखाया होगा. ये लाइन जो लास्ट मैंने पढ़ी ना, कि इवन दो मोनोकोट एंड डाइकोट हैव द डिफरेंस इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, and anatomical और internal feature are also influenced by the environmental conditions. ये लास्ट लाइन उस पे बोला है मैंने. एनसीईआरटी वापस दे दो, आप खुद पढ़ लोगे. हाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, देखना नियत. इतने यहां तक बोल रहा हूं, फटाफट मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस एक बार ही पढ़ रहा हूं. द टिश्यूज, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन origin and usually performing a common function. A plant is made up of different kind of tissues. Tissues are classified into two major categories, meristematic and permanent tissue, based on whether cell being formed are capable to dividing or not. Meristematic tissue, growth in plants is largely restricted to the specialized region of active cell division is called meristems. Plant have different kind of meristems. The meristem which occurs at the tip of the root and shoot is known as primary, and produce shoot and root is primary tissues are called apical meristem. Root apical meristem occupy the tip of the root, while the shoot apical meristem occupy the distant or the most region of the stem axis. During the formation of leaves and the elongation of the stem, some cells left behind from the shoot apical meristem and constitute the axillary bud. ठीक है, such bud are present in the axil of the leaf are incapable to form branch and flower. The meristem which occurs between the mature tissues known as intercalary meristem. They occurs in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores.
both apical meristem and the intercalary meristem is a primary meristem along with the primary lateral meristem, जो नहीं लिखा है यहाँ पे, because they appear early in the plant life and contribute to the formation of primary plant body. Clear? Next, the meristem that occurs in the mature region of the root and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appears later than the primary meristem, is known as secondary or the lateral meristem. इसमें lateral meristem मतलब secondary lateral meristem की बात कर रहे हैं, ठीक है. They are cylindrical meristem, fascicular vascular cambium, fascicular vascular cambium, intervascular cambium. इंट्रा क्यों नहीं लिखा भाई इसने? समझ में आई बात? Intervascular cambium and core cambium are example of lateral meristem. These are responsible for producing the secondary tissue. इन सभी की कहानी के बाद following division of the cells in the both primary as well as the secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized. चाहे प्राइमरी से बने चाहे सेकेंडरी से बने, स्पेशलाइज होंगी एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. Such cells are termed as permanent or mature cells or constitute the permanent tissue. During the formation of the primary plant body, specific region of the apical meristem produce dermal tissue, epidermis, ground tissue, वो ground tissue वाला बताया, ground meristem वाला, और vascular tissue जो बीच वाला cylindrical axis वाला बताया. इन तीनों टिश्यू को बनाता है. Clear? Class? Good. I think this is sufficient for today. आज के लिए इतना ही. Okay, thank you.